मेक्सिको के मोस्ट वांटेड शख्स की मौत। एनकाउंटर में मारा गया अमेरिका को ड्रग सप्लाई करने वाला ड्रग माफिया एल मेंचो। मेक्सिको के 20 राज्यों में भड़की हिंसा, भारत ने भी जारी की एडवाइजरी। कार्यक्रम में करेंगे चर्चा। भीषण बर्फीले तूफान की चपेट में अमेरिका के ईस्ट कोस्ट के कई इलाके, कई हिस्सों में 2 फुट तक बर्फ, बिजली गुल, ट्रैफिक ठप। न्यूयॉर्क सिटी में 9 साल बाद ब्लिजर्ड वार्निंग, जानेंगे कैसे हैं हाल। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में फिर बढ़ा तनाव। कल यानी रविवार को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 2 इलाकों पर किए थे हवाई हमले। बताएंगे कैसा है पाक अफगान सीमा पर हाल। रूस शुरू कर चुका है थर्ड वर्ल्ड वॉर। बीबीसी से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। जानेंगे रूस की जमीन को लेकर उठी मांग पर क्या बोले ज़ेलेंस्की। और सीज फायर के बावजूद गजा में गर्भवती महिलाओं को नहीं मिल पा रहा सही इलाज और जरूरी न्यूट्रिशन। इससे बच्चों की सेहत पर पड़ रहा है क्या असर, दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट। और ये तस्वीरें हैं अमेरिका की, जहां के ईस्ट कोस्ट में भीषण बर्फीला तूफान आया है। इस वजह से बड़े इलाके में ट्रैफिक ठप है, बिजली गुल है और लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। कार्यक्रम की शुरुआत अमेरिका में आए इसी बर्फीले तूफान की खबर से, जिसे बीते करीब 10 साल का सबसे भीषण तूफान माना जा रहा है। मैरीलैंड से लेकर मेन तक कई राज्यों ने ऐसी वार्निंग जारी की है। पूर्वी कनाडा तक गंभीर तूफान की आशंका बनी हुई है। अमेरिका के पूर्वी हिस्से में हालात ऐसे हैं कि कुछ जगह तो 22 इंच तक बर्फ पड़ी हुई है। न्यूयॉर्क में इसके असर से अछूता नहीं है। न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क में 15 इंच से ज्यादा बर्फ है और कई जगह किसी भी तरह ट्रैवल करना मुमकिन ही नहीं है। हालात ऐसे हैं कि 5000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं, लाखों घरों की बिजली गुल है, जिससे हीटिंग में भी दिक्कतें आ रही हैं। और इस वक्त न्यूयॉर्क सिटी का ये हाल है कि कहा गया है कि जरूरी ना हो तो बाहर ना ही निकलें। जैसा कि हमने पहले बताया, 9 साल बाद न्यूयॉर्क में ब्लिजर्ड की वार्निंग दी गई है। अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक ब्लिजर्ड उस विंटर स्टॉर्म को कहते हैं जब बर्फबारी के साथ साथ 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं और करीब 400 मीटर के बाद की विजिबिलिटी नहीं रहती। आशंका इस ब्लिजर्ड की वजह से अमेरिका के कुछ हिस्सों में 2 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ सकती है। और ये आप देख रहे हैं टाइम स्क्वायर की तस्वीरें। और खबर मेक्सिको से। अमेरिका में बड़े पैमाने पर ड्रग तस्करी करने वाले एल मेंचो के नाम से बदनाम ड्रग माफिया नेमेसियो ओसेगेरा की मौत के बाद मेक्सिको के 20 राज्यों में हिंसा फैल गई है। मेक्सिको के सबसे ताकतवर और सबसे डरावने गैंग के मुखिया और मेक्सिको के मोस्ट वांटेड शख्स रहे एल मेंचो को स्पेशल फोर्सेस ने एक रेड के दौरान गोली मारी। यह ऑपरेशन अमेरिकी खुफिया जानकारी के आधार पर चलाया गया था। हालात अब कैसे हैं, देखिए बीबीसी संवाददाता जो इनवुड की रिपोर्ट। अपने सरगना के मारे जाने के बाद मेक्सिको के सबसे बदनाम ड्रग गैंग ने इस तरह प्रतिक्रिया दी। कम से कम 1 दर्जन राज्यों में हेलिस की न्यू जनरेशन कार्टेल के मेंबर्स ने सड़कें जाम कर दी, गाड़ियों को आग लगा दी और अफरा तफरी मचा दी। ग्वादलहारा एयरपोर्ट पर दहशत फैल गई। लोगों को डर था कि आग फैल सकती है। गवर्नर ने राज्य में रेड कोड का ऐलान कर दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रोक दिया गया, कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। यहाँ टूरिज्म के लिए मशहूर एकापुल्को शहर में भी ऐसा ही मंजर था। देश के दक्षिणी बीच पर ओआकास्का में भी ऐसे ही हालात दिखे। अटॉर्नी जनरल ने सख्त लहजा अपनाया हुआ है। हम जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सरकार को चुनौती देने वाली इन हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सब तपाल्पा शहर में मेक्सिको की स्पेशल फोर्सेस के एक ऑपरेशन के बाद हुआ। इस ऑपरेशन में अल मेंचो के नाम से मशहूर नेमेसियो ओसेगेरा सर्वांतीस की मौत हुई। मेंचो का कार्टेल बड़ी तादाद में कोकीन, फेंटानिल अमेरिका पहुंचाता था। मेंचो की मौत वाले दिन ही मेक्सिको की नेवी ने टनों ड्रग्स जब्त करने का ये वीडियो जारी किया। हालांकि ये नहीं बताया कि इस खेप के पीछे कौन था। राजधानी में अटॉर्नी जनरल के दफ्तर की सुरक्षा के लिए नेशनल गार्ड्स तैनात कर दिए गए। इस देश ने कार्टेल के खिलाफ लंबी और खून खराबे वाली जंग लड़ी है। इन कार्टेल के पास राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य ताकत बहुत ज्यादा है। अल मेंचो की मौत की खबर का अमेरिकी सरकार ने स्वागत किया। मेंचो की गिरफ्तारी में मदद के लिए अमेरिका ने खुफिया जानकारी मुहैया कराई थी और करीब $15 मिलियन का इनाम रखा था। पूर्व अधिकारी ने कहा कि ये बेहद महत्वपूर्ण है। This points to the fact that the Sinaloa cartel ये दिखाता है कि सिनालोआ कार्टेल, जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल और लैटिन अमेरिका में एक्टिव दूसरे ताकतवर कार्टेल अब पहले की तरह
बिना डर के काम नहीं कर पाएंगे। operate with the impunity of the past. लेकिन बीती रात की हिंसा का पैमाना और रफ्तार एक बार फिर से दिखाती है कि मैक्सिको के ड्रग कार्टेल कितने ताकतवर हैं और उनसे मुकाबला करना किसी भी सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। बीबीसी संवाददाता जो इनवुड की रिपोर्ट। और रुख अफगानिस्तान का, जहां कल पाकिस्तान ने 2 इलाकों में हवाई हमले किए। उसके बाद तनाव और बढ़ता दिख रहा है। तालिबान सरकार ने कहा है कि इन हमलों में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। दर्जनों लोग मारे गए हैं। इन हमलों को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताकर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के राजदूत को भी तलब किया। पाकिस्तान का कहना है कि उसने खुफिया जानकारी के आधार पर चरमपंथियों के छिपने के लिए बने 7 अड्डों को निशाना बनाया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान में हमले के दोषी बचकर नहीं निकल पाएंगे। तो तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान अपने लोगों की रक्षा करेगा और किसी भी तरह की आक्रामकता का जवाब देगा। इस पर इस्लामाबाद से और जानकारी दे रही हैं बीबीसी संवाददाता शुमाइला खान। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान को मालूम है कि एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज प्लान करने वाले, उनके फैसिलिटेटर्स और उनके पैटर्न्स कहां मौजूद हैं, और अगर पाकिस्तान के अंदर ब्लडशेड जारी रहा तो इसके जिम्मेदार बच नहीं पाएंगे। उनका ये स्टेटमेंट एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के बॉर्डर एरियाज में हमले करते हुए तहरीक तालिबान पाकिस्तान और ISIS खुरासान के मिलिटेंट्स के 60 ठिकानों को निशाना बनाने का क्लेम किया है। तालिबान की सरकार ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि पाकिस्तानी सेना के हमलों के जवाब में फॉरेन मिनिस्ट्री ने काबुल में पाकिस्तानी एम्बेसडर को समन किया और उन्हें एक लेटर देकर प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया है। यूनाइटेड नेशंस में अफगानिस्तान के परमानेंट मिशन ने नंगरहार और पक्तिका में लेटेस्ट पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक्स के बारे में सिक्योरिटी काउंसिल में एक कंप्लेन भी जमा करवाई है। यूनाइटेड नेशंस में अफगानिस्तान के स्पेशल एनवॉय नासिर अहमद फाइक ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है कि इन हमलों में आम शहरी मारे गए हैं। हम इन वायलेशंस को फौरी तौर पर बंद करने, इन्वेस्टिगेशंस और अकाउंटेबिलिटी और रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के साथ यूनाइटेड नेशंस के चार्टर की पाबंदी की और इंटरनेशनल लॉ की फुल कंप्लायंस का मुतालिबा करते हैं। तालिबान की सरकार के स्पोक्सपर्सन जबीउल्लाह मुजाहिद ने बीबीसी को एक इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान में एक खास सर्कल है जो रीजन में स्टेबिलिटी नहीं चाहता, उनसे अफगानिस्तान में होने वाली तरक्की नहीं देखी जाती। उन्होंने मजीद कहा है कि पिछले दिनों 3 पाकिस्तानी फौजी रिहा करके दुनिया को मैसेज दिया गया कि हम रीजन में पीस चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इस अमल से मैसेज दिया है कि वो पीस नहीं चाहते। उन्होंने मजीद कहा कि TTP अफगान तालिबान के साथ इस तरह साथी नहीं है जिस तरह लोग कहते हैं वो एक सिक्के के 2 रुख है। TTP मुशर्रफ की गलत पॉलिसियों की वजह से 2003 में वजूद में आई और पाकिस्तान में उनके हाइड आउट्स हैं। ये हमारा एक ही एरिया है, उससे ताल्लुक रखते हैं, तो थोड़े बहुत रवाबित हैं, लेकिन अफगान तालिबान ने उन समेत तमाम ऑर्गेनाइजेशंस पर वाजे किया है कि अफगानिस्तान से नेबर कंट्रीज में कार्रवाई की इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा कि हम बदला लेंगे और पाकिस्तान की तरफ से फिर कुछ किया गया तो उसका रिएक्शन भी देखेंगे। और अब बात रूस यूक्रेन जंग की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बीबीसी से बातचीत में कहा है कि व्लादिमीर पुतिन तीसरा विश्व युद्ध शुरू कर चुके हैं और रूस पर लगातार सैन्य और आर्थिक दबाव बनाए रखना जरूरी है ताकि रूस को पीछे हटने के लिए मजबूर किया जा सके। 4 साल पहले रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर ये जंग छेड़ी। मंगलवार को 4 साल पूरे हो जाएंगे। इससे पहले दिए गए इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने राष्ट्रपति पुतिन पर आरोप लगाया था कि पुतिन दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। साथ ही चेतावनी भी दी थी कि पुतिन सिर्फ यूक्रेन पर हमला कर रुकने वाले नहीं है। और बीबीसी के इंटरनेशनल एडिटर जेरेमी बोवेन ने रूस की राजधानी कीव में वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से बातचीत की। यूक्रेन के लवीव शहर के कब्रिस्तान में अब और मारे गए सैनिकों को दफनाने के लिए जगह नहीं बची है। यूक्रेन का कहना है कि उसके 55,000 लोग मारे गए हैं, लेकिन इनमें सिर्फ वही बॉडीज गिनी गई हैं जो बरामद हुई हैं, इसलिए आंकड़ा इससे ज्यादा हो सकता है। 4 साल पहले रूस को जल्द ही जीत हासिल होने की उम्मीद थी और यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगियों को भी ऐसा ही लगता था। लवीव में अब एक नई साइट खोली जा रही है जहां लोग उन अपनों को याद कर सकेंगे जिन्हें इस जंग ने उनसे छीन लिया। वहीं कीव में ये हैं राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, जिन्होंने इस जंग में यूक्रेन का नेतृत्व करते हुए अपने करीबी सलाहकारों के बीच करप्शन स्कैंडल सामने आते देखा। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ तीखी बहस का सामना किया
और इसके बावजूद देश में उनकी लोकप्रियता ऐसी है जो कई पश्चिमी यूरोपीय नेताओं के लिए शायद ख्वाब में ही मुमकिन हो। कुछ लोग, जिनमें राष्ट्रपति ट्रंप भी शामिल हैं, वो कहते हैं कि यूक्रेन ये जंग नहीं जीत सकता। क्या वो सही है? आप अभी कहाँ हैं? आज आप कीव में हैं, हमारे देश की राजधानी में हैं। आप यूक्रेन में हैं। इसके लिए मैं आभारी हूँ। क्या हम हारेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम यूक्रेन की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। आप ये तो नहीं कह रहे कि जीत का मतलब सारी जमीन वापस लेना है? क्या ऐसा है? किसी भी हालत में हम उसे हासिल करेंगे, ये बिल्कुल साफ है। बस वक्त की बात है। अगर आज ऐसा करने की कोशिश करें तो हम लाखों लोगों को खो सकते हैं, क्योंकि रूसी सेना बड़ी है और हम ऐसे कदम की कीमत समझते हैं। हमारे पास इतने लोग नहीं हैं, हम उन्हें गवा देंगे। और लोगों के बिना जमीन क्या है? कुछ भी नहीं। हमारे पास उतने हथियार भी नहीं है। ये सिर्फ हम पर नहीं, हमारे सहयोगियों पर भी निर्भर करता है। फिलहाल वो उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि 1991 की सीमाओं तक लौटना इंसाफ की जीत होगी। When Joe Biden was US president, he was जब जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो वो पुतिन की परमाणु धमकियों और तीसरे विश्व युद्ध के खतरे को लेकर फिक्रमंद थे। क्या ट्रंप भी ऐसा ही सोचते हैं? तीसरे विश्व युद्ध को लेकर हमारी सोच अलग है। मेरा मानना है कि पुतिन इसे पहले ही शुरू कर चुके हैं। सवाल ये है कि वो कितने इलाके पर कब्जा कर पाएंगे और उन्हें कैसे रोका जाए। सिर्फ इसलिए नहीं कि रूस को जीतना नहीं चाहिए, बल्कि इसलिए कि रूस दुनिया पर अलग तरह की जिंदगी थोपना चाहता है और लोगों की चुनी हुई जिंदगी बदलना चाहता है। इसलिए मैं लंबे समय से मानता आया हूं कि पुतिन ये जंग शुरू कर चुके हैं और हम इसे बड़े पैमाने पर होने वाले तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील होने से रोक रहे हैं। Let's talk a little bit about the ceasefire talks which are going on. सीज फायर पर जो बातचीत चल रही है उस पर बात करते हैं। कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते एक और दौर की बातचीत हो सकती है। आपने बताया कि अमेरिका और रूस दोनों ने आपसे कहा है कि गर्मियों तक सीज फायर चाहिए। तो यूक्रेन को दोनेत्स्क के उस 20% हिस्से को क्या छोड़ना होगा जो अभी उसके पास है? क्या ये कदम वाजिब होगा? दोनों तो यही मांग कर रहे हैं। Fortress cities. Isn't that a reasonable thing to do? They're both asking for it. मैं इसे अलग तरह से देखता हूँ। मैं इसे सिर्फ जमीन के तौर पर नहीं देखता, मैं इसे अपनी पोजीशन को कमजोर करना मानता हूँ। ये वहां रहने वाले लाखों लोगों को छोड़ देने जैसा है। मैं इसे ऐसे ही देखता हूँ और मुझे यकीन है कि ऐसा कदम हमारे समाज को बांट देगा। पूर्वी यूक्रेन में दोनेत्स्क के वॉर जोन की तरफ जाने वाली सड़कों को नेट से ढका गया है। ये ब्लास्ट करने वाले उन ड्रोन्स को रोकने के लिए है जो अब तक इस जंग में सीमा के दोनों ही तरफ सबसे ज्यादा जानलेवा साबित हुए हैं। इस दौरे में मुझे ऐसा कोई संकेत नहीं दिखा जिससे लगे कि यूक्रेन तबाही की कगार पर है, लेकिन ये भी नहीं दिखा कि जंग जल्द खत्म होने वाली है। बीबीसी संवाददाता जेरेमी बोवन की रिपोर्ट। और के फैसले को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बता दिया था, लेकिन ठीक इसके बाद ट्रंप ने 10% और टैरिफ लगा दिया। और अब ईयू यानी यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि अमेरिका को उसके साथ हुई ट्रेड डील की शर्तों का पालन करना चाहिए। ट्रंप ने बीते शुक्रवार को ये 10% का और टैरिफ लगाया था, फिर उन्होंने शनिवार को इसे बढ़ाकर 15% कर दिया। और गजा में सीज फायर के बावजूद जिंदगी की मुश्किलें अब भी बरकरार हैं, खासकर माओं के लिए, क्योंकि अब भी कई माओं को सही इलाज और जरूरी न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, जिस वजह से मौतें अब भी हो रही हैं। एड एजेंसीज को जांच में पता चला है। हालांकि इजराइल ने गजा में मुहैया की जा रही मदद बढ़ा दी है, पर इससे राहत नहीं मिल रही है। देखिए बीबीसी संवाददाता शाइमा खलील की रिपोर्ट। इस दुनिया में आने से पहले ही इस जंग की बेरहमी इनके नाजुक शरीरों को तोड़ चुकी थी। गजा सिटी के इस मैटरनिटी हॉस्पिटल में बमबारी, विस्थापन और भूख की मार झेल चुके ये परिवार बेचैनी से इस इंतजार और उम्मीद में हैं कि जंग के बीच पैदा हुए उनके बच्चे जिंदा बच सकें। डॉक्टर नईम अयूब कहते हैं कि उत्तरी गजा में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाने के बाद उनके अस्पताल पर दबाव काफी बढ़ गया है। हाल के महीनों में सीज फायर के बाद गजा पहुंच रही मदद में इजाफा हुआ है, लेकिन डॉक्टर अयूब एक साफ पैटर्न देख रहे हैं। कुपोषण और सदमे से जूझती माएं जो कम वजन वाले बच्चे या प्रीमेच्योर बेबीज को जन्म दे रही हैं।
कई बच्चे बच नहीं पाते। हमने बड़ी संख्या में मिसकैरेजेस और समय से पहले डिलीवरी होते देखी है। जो बच्चे बच जाते हैं वो आमतौर पर बहुत कमजोर और अंडर डेवलप्ड होते हैं, जिनका वजन 2 किलो से भी कम होता है। ये महिलाएं बमबारी, हवाई हमलों और उनके बाद बचे जहरीले मलबे के बीच रहीं। इसी वजह से कुछ बच्चे विकृतियों के साथ पैदा होते हैं। 25 साल की सुहा खादर 5 बच्चों की मां है। अलमवासी कैंप से विस्थापित होने के बाद उन्होंने दक्षिणी गजा छोड़ दिया और अब गजा सिटी के उत्तरी इलाके में रह रही हैं। 8 महीने की गर्भवती सुहा उन हजारों महिलाओं में से एक हैं जिन्हें न ठीक से इलाज की सुविधा मिल पा रही है और न ही सही न्यूट्रिशन। मुझे बहुत चक्कर आते थे। कुपोषण की वजह से कभी कभी खून भी निकलने लगता। बमबारी की वजह से बार बार भागना होता था, इसलिए इस प्रेगनेंसी के दौरान मैं बहुत डरी रही। इन बुरे हालात में अपने 5 छोटे बेटों को देखती हूँ। एक वक्त ऐसा था जब लगा ये बच्चा पैदा नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरी खुशनसीबी है कि मैं अब भी प्रेग्नेंट हूँ। सुहा हाल ही में पहली बार डॉक्टर को दिखा पाई, वो भी सिर्फ एक बार। वो एक बेटी की उम्मीद कर रही हैं। सुहा कहती हैं वो इस दुनिया में आएगी, लेकिन उसके पिता अब जिंदा नहीं हैं। 5 महीने पहले रफा में खाना लेने की कोशिश करते वक्त उन्हें गोली मार दी गई थी। उसके लिए न खाना होगा, न फार्मूला दूध, न कपड़े। इस ठंडे टेंट में बैठे हुए ये जानना कि आप अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे, बहुत डरावना एहसास है। अब कई गर्भवती महिलाएं कभी कभार मिलने वाली अपॉइंटमेंट के लिए घंटों पैदल चलती हैं। बार बार विस्थापन ने इन महिलाओं के साथ साथ इनके अजन्मे बच्चों को गहरे जख्म दे दिए हैं। इसराइल का कहना है कि वो सीज फायर के तहत अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है और गजा में खाने का सामान और मेडिकल सप्लाई बढ़ा रहा है। इस वक्त गजा में माँ होना या गर्भवती होना खतरनाक है। पिछले 2 सालों से अब तक सीज फायर के बाद भी यहाँ जिंदगी वैसी ही बनी हुई है। जब हम रिप्रोडक्शन के दौरान हिंसा की बात करते हैं तो उसका मतलब उन चीजों से होता है जो महिलाओं के गर्भ धारण करने के अधिकार और उनकी सेहत को या तो नुकसान पहुंचाती हैं, कंट्रोल करती हैं या महिलाओं को इनसे वंचित रखती हैं। डॉक्टर चेतावनी दे रहे हैं कि इन बच्चों को पहले ही नुकसान पहुंच चुका है। उन्हें पैदा होने से पहले ही वो पोषण नहीं मिला जिसकी उन्हें जरूरत थी और इसकी कमी का असर उनकी जिंदगी पर पड़ सकता है। बीबीसी संवाददाता शाइमा खलील की रिपोर्ट।